बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेतीबाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, बरसात आ रहा है और ऐसे में किसान भाई बहनों को किन किन बातों का बरसात में ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से फसल लगाने चाहिए और पशु का कैसे इंतजाम करना चाहिए, सब बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कृषि समाचार की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सब्जियों की तुड़ाई समय पर करें। किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए मिलेगी सब्सिडी। पेचकी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं मुक्ताकेशी। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, सब्जियों की तुड़ाई समय पर करें। समय पर तुड़ाई करने से अच्छी सब्जी मिलती है। रेशे की मात्रा अधिक होने से मांग घट जाती है। तुड़ाई में विलंब होने से फलन भी कम हो जाता है। भिंडी में हर एक तीसरे दिन फल तोड़ना चाहिए। खीरा, नेनुआ, कद्दू को भी नाजुक रहने पर ही तोड़ना चाहिए। देश में किसान की आय बढ़ाने और कृषि की लागत को कम करने के लिए विभिन्न तरह के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। अब इन यंत्रों से सरकार ने किसान ड्रोन को भी शामिल कर लिया है। किसानों को ड्रोन खरीदने पर 50% की सब्सिडी मिलेगी। किसान ड्रोन की मदद से अपने खेतों में कीटनाशकों और खाद का छिड़काव कम समय और कम लागत में कर सकते हैं। झारखंड में छोटे आकार के खेतों और सीमांत कृषकों की संख्या अधिक होने के कारण समन्वित कृषि प्रणाली ज्यादा फायदेमंद है। जमीन के अनुसार मछली पालन, बत्तख पालन के साथ ही इमारतीय, औषधीय और मसाले के पौधे लगा सकते हैं। इससे लागत कम आएगी और मुनाफा ज़्यादा होगा। किसान भाइयों, आपकी ज़मीन बहुत छोटी छोटी है, मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा हैं, छोटे छोटे किसान ज़्यादा हैं, तो इसके लिए समन्वित कृषि प्रणाली आपके लिए और उपयुक्त है। आप यह देखें कि ज़मीन कैसी है। अगर गड्ढे की ज़मीन है तो क्या मत्स्य पालन, बत्तख पालन वगैरह हो सकता है क्या, और आसपास उसके बंड के किनारे, उसके मेढ़ पे आप सुबबुल वगैरह लगा सकते हैं, इमारती पौधे लगा सकते हैं, फलदार पौधे लगा सकते हैं, मसाला और प्लेन है तो मसाला की खेती कर सकते हैं, औषधीय फसल की खेती कर सकते हैं। और इस तरह की खेती करेंगे कि एक दूसरे के लिए कंपटीटर ना हो, एक दूसरे के लिए सहायक हो, और मिट्टी का भी दोहन, पानी का भी दोहन बहुत ज़्यादा ना हो, और इस तरह से जो कृषि प्रणाली हो अस्थायी हो, इस तरह से हम खेती करेंगे तो झारखंड के किसान समृद्ध होंगे और उनकी आय अच्छी होगी। पेचकी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1 टन बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में मुक्ताकेशी और बिरसा अरबी 1 लगाएं। पेचकी की खेती के लिए समुचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। ऐसे में कंपोस्ट और जैविक खाद का व्यवहार करने पर हर तरह की मिट्टी में पेचकी की खेती की जा सकती है। ध्यान रहे, गर्मी में समतल जमीन में ही खेती करें। बुआई के बाद सूखी पत्तियों से ढक दें और मल्चिंग करें। प्रयास हो 25 ग्राम के स्वस्थ बीज कंधी लगाएं। किसान भाई, खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम शीट ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप अगर मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने का एक आसान उपाय जान लें।
ये सभी जानते हैं कि कई पक्षी कीट पतंगों को बड़े चाव से खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने मिर्च फसल वाले खेत में पक्षियों को बैठने के लिए आश्रय स्थल बनाएं। एक पक्षी आश्रय प्रति 10 एकड़ की दर से जरूर बनाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। किसान भाइयों, बरसात के वक्त में कौन कौन से फसल लगाए जाते हैं, खेतों की तैयारी कैसे की जाती है, वैसे तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन अगर इसे वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया जाए तो काफ़ी मुनाफा दिला सकता है। तो ये नेक काम है ना, और नेक काम में देरी नहीं करते।
तो सीधा चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास और ले लेते हैं ये जानकारी। आज हम जानेंगे कि बरसात में खेत की तैयारी कैसे करें। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवेज आलम। गर्मी का मौसम अभी तो चल ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब ये बरसात की ओर आ रहा है। बरसात में हमारे किसान भाई जो हैं गर्मी में बहुत सारे फसल नहीं करते हैं, खेत उनकी परीत रहती है। तो खेत की तैयारी के लिए क्या कुछ करें और कितनी बार जोतें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो अगला फसल होगा वो खेत में अच्छी हो। ऐसा है कि अभी ज़्यादातर झारखंड में जितने भी किसान भाई हैं, मैं समझता हूँ करीब करीब सबों के पास कुछ एक किसान जिनके पास सिंचाई की सुविधा है वो भले खेती ना किए हों, लेकिन ज़्यादातर खेत खाली पड़े। और इस खेत खाली पड़े में किसान जो है हमारे कोई कार्य उस पर नहीं करते हैं, और नतीजा ये होता है कि जो मिट्टी का जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, उस पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। तो चूँकि अब हमारे किसान भाई तब उठेंगे जब बरसात शुरू होगा, और उस समय फिर अपने खेतों में पूरे शक्ति के साथ, मन के साथ लगते हैं। लेकिन उससे पहले अभी कुछ कार्य करना बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि किसान भाई ये सोचेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही अच्छा काम है। इससे क्या होगा कि आपका जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा, और आपका जो पैदावार है का जो लागत है, जो पैदावार होने में जो लागत है वो कम हो जाती है, फसल अच्छा उगता है। तो हम बताएंगे कैसे ये कम होता है या लागत कम होती है। तो सबसे पहला काम ये करें कि जो खेत आपका खाली है उसको, अगर आपके पास डिस्क प्लाव है, आजकल हर ब्लॉक में सरकार ने डिस्क प्लाव का इंतज़ाम किया हुआ है, आप वहाँ से भी डिस्क प्लाव ले सकते हैं। क्योंकि हम नहीं कहेंगे कि आप डिस्क प्लाव आप ख़रीद लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा यंत्र है। और अगर पूरे गांव के लोग किसान एक साथ हैं तो हम कहेंगे पूरे गांव में कम से कम एक डिस्क प्लाव खरीद जरूर रहना चाहिए, और इस डिस्क प्लाव से अपने खेत की गहरी जुताई कर दें 2 से 3 बार। यानी मिट्टी, जो नीचे की मिट्टी है उसको ऊपर कर देना है, जो ऊपर की मिट्टी है उसको नीचे कर देना है, पूरी तरह से उथल पुथल कर देना है। अब आप पूछेंगे इससे क्या फ़ायदा है? तो इससे ये फ़ायदा है कि देखिए, मिट्टी के अंदर जो आपने पहले जो फसल लगाई है उसमें जो कीटाणु लगे होंगे, उसमें जो बीमारियां लगी होंगी, उस कीटाणु के बीमारियों के जो जीवाश्म हैं वो आपके मिट्टी में झड़ के गिरते हैं, ठीक है, और वो धीरे धीरे सॉइल में अंदर चले जाते हैं, मिट्टी में अंदर चले जाते हैं, और उनके जो लार्वा हैं या उनके जो अंडे हैं या उनके जो बच्चे हैं सुसुप्ता अवस्था में वहीं पे पड़े रहते हैं। जब अगली साल जब आप फिर फसल उगाते हैं तो फिर वही खेत से आपका जो अंडा बच्चा है वो आपके फसल पे आक्रमण करता है और आपके फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो जब आप इस तरह से डिस्क प्लाव से मिट्टी को उलट पुलट करेंगे तो देखिए अभी क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि धूप जो है बहुत सख्त है और करीब करीब 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। हमारा आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तो अगर आप मिट्टी को इस तरह से खुले धूप के अंदर छोड़ेंगे, एक्सपोज करेंगे, तो क्या होगा, जो ये सब जो अंडे हैं, जीवाणु हैं, बीजाणु हैं, ये सब वहाँ पे जल के मर जाएंगे, है ना, पहला चीज़। दूसरा चीज़, चूँकि आपने मिट्टी को बहुत अच्छे से जोत दिया है तो आपके मिट्टी में जल धारण की क्षमता बढ़ेगी, है ना। जो उसमें सूक्ष्म जो छिद्र होते हैं उसको आप तोड़ रहे हैं, और क्या होगा कि जब पानी जब बरसात का जब मिलेगा तो उसी मिट्टी जो आपका जोता हुआ है वहाँ से पानी अंदर जाएगा और काफ़ी ये लाभप्रद होता है। 2 चीज़ हुआ। तीसरा, आपको ये करना चाहिए कि अभी खेत आपका जो मेड़ है वो सब टूटा हुआ है ना, तो टूटे हुए मेड़ को आप उसका मरम्मती कार्य करें, है ना। ऐसा करें कि आप खेत के चारों तरफ जो मेड़ है उसको आप अच्छे ढंग से बंद करें, उसको उठाएं। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि जब बारिश का पानी आए तो आपका खेत में जो आपके हिस्से में जो पानी आ रहा है वो आपके पड़ोसी के हिस्से में ना जाए, है ना। यानी आपका एक नारा हम लोग हमेशा देते हैं, या सरकार भी नारा देती है, खेत का पानी खेत में। तो खेत का पानी खेत में कैसे होगा? जब आप अभी इंतजाम करेंगे कि जब अपने खेत को इस तरह से मेड़बंदी कर दें कि आपके खेत का पानी बह करके दूसरे खेत में ना जाए, तभी ये संभव है। तो वो सब कार्य करने के लिए ये सबसे अभी उपयुक्त समय है, और इसको किसान भाई अवश्य। अब एक जो किसानों के पास समस्या होती है कि उर्वरक डालने की, जैसे कि जो खाद या सड़ा गोबर होता है उसको बहुत लोग चाहते हैं कि गर्मी में ना डालें, बरसात जब जिस समय आता है उसी समय डालें, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए,
गोबर की उपलब्धता अगर है तो मैं कहूँगा कि जब आप जुताई कर रहे हैं उसके साथ गोबर को भी वहाँ पर मिला दें, क्योंकि गोबर का जो इफ़ेक्ट आता है वो कुछ दिन गोबर मिट्टी में रहता है, तभी उसको किसान भाई को फ़ायदा मिलता है। तो गोबर डालने का ये सबसे अच्छा समय है कि जो जुताई कर रहे हैं उस समय डाल दें। दूसरा चीज़, हमको खेत के सेहत का भी ख्याल रखना है, खेत मतलब मिट्टी के सेहत का भी ख्याल रखना है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग हमेशा खेती करते हैं, वहाँ से जो हमारा नाइट्रोजन है वो निकल रहा है, फास्फोरस निकल रहा है, और हम लोग सिर्फ डाल करके अपना खेत अपना फसल उगा लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फसल भी हैं जिसको आप अगर वहाँ पे लगा के और उसको उसी मिट्टी में मिला दें तो आपकी नाइट्रोजन की जो डिमांड है, जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। जैसे कि ढैंचा, अभी बेस्ट समय है, ढैंचा को आप खेत में उसका सीड को छिटक दीजिए, कुछ नहीं करना है, जुताई कर लीजिए, जुताई करने के बाद ढैंचा को सीड में खेत में छिटकावा कर दीजिए। ढैंचा क्या होगा कि वो 1-2 महीना में 40-45 दिन का हो जाएगा। और जैसे ही बारिश का पानी पड़ता है तो उसको क्या कीजिए, खेत में ही फिर ट्रैक्टर से जोत दीजिए। अब पानी के साथ संपर्क में आने के बाद ढैंचा जब वहाँ सड़ेगा तो बहुत अच्छे मात्रा में नाइट्रोजन खाद का उपलब्धता वहाँ पर सुनिश्चित करेगा। तो आप ढैंचा का प्रयोग अवश्य करें इस समय। अब आप सोचेंगे ढैंचा तो हमको ज़रूरत नहीं है, हम क्यों लगाएं? तो ऐसा नहीं है। देखिए, मिट्टी आपका कार्यस्थल है, उसको जितना दिन तक आप स्वस्थ रखेंगे उतना ज़्यादा उससे पैदावार करेंगे। हो सकता है आप अपने ज़िंदगी में तो खा लेंगे, लेकिन आपके जब बच्चे आएंगे तो मिट्टी इस लायक नहीं रहेगी कि वहाँ पे बच्चे आपके खेती कर पाएँ। इसलिए मिट्टी की सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। गोबर खाद का जितना ज़्यादा प्रयोग करें उतना अच्छा है। ढैंचा हर साल खेत में लगाएं और हर साल पानी पड़ने पर उसको खेत में जोत करके 10 से 15 दिन छोड़ दें ताकि वो सड़ जाए, और सड़ने के बाद फिर जो आपको फसल लगाना है आप लगाइए। मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। इस तरह के जो हमारे किसान भाई जो अर्ली खेती करना चाहते हैं उनके लिए जो खेत तैयार होगा उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जो किसान भाई अर्ली खेती नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे समय पर खेती। अर्ली खेती का मतलब हो गया आप किसान भाई धान लगाना चाह रहे हैं, धान लगने का समय जून से शुरू होता है। अब उसको आप कहेंगे कि आप अप्रैल में लगा लीजिए तो वो नहीं हो पाएगा। हाँ, ये ज़रूर सुनिश्चित करना है कि समय पर लग जाए। 15 जून से लेकर 30 जून तक अपलैंड जो हमारा टाड़ है, टाड़ में धान की बुआई हो जानी चाहिए, और 15 जुलाई तक ट्रांसप्लांटिंग जो रोपा विधि से धान लगाते हैं उसको ज़रूर करना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने खेत की तैयारी की कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस तरह से आप खेत तैयार करेंगे तो जो भी फसल लगाएंगे वो तो अच्छा उत्पादन देगा ही देगा, लेकिन जो खेत की सेहत है वो भी आपकी ठीक रहेगी। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान भाई। किसान भाइयों, बरसात आने से पहले हम सब घर की मरम्मत कराते हैं और बरसाती और छाते का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन बेजुबानों का क्या? यानी कि पशु, और किसान के पास में पशुधन ज़रूर होते हैं, तो पशुओं के आहार की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था और किस तरह से पूरी तरह से जो देखभाल की जाती है, इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी लीजिए हमारे विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि बरसात के मौसम में जो दुधारू पशु हैं उनकी देखभाल कैसे करें, उनके खान पान की क्या व्यवस्था करें, या साथ ही उनका जो आवास व्यवस्था है उसको किस तरह से बदलाव करें। और इस महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर पंकज सेठ। पंकज सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि अब मौसम भी जो है करवट लेगा, बारिश शुरू होगी, तो क्या दुधारू पशुओं के जो रखरखाव है उसमें भी किसी तरह के आधारभूत बदलाव करने की ज़रूरत होती है, जैसा कि गर्मी में चल रहा है उसके हिसाब से? हाँ बिल्कुल। किसान भाई, जैसे हम लोग का बरसात शुरू हो जाती है तो देखेंगे वो लोग खूब आनंदमयी हो जाते हैं और चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। लेकिन अगर हम लोग पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में अगर पशुधन से अधिक उत्पादन और अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ख़राब मौसम का उचित देखभाल और रखरखाव में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बरसात का मौसम जैसे ही शुरू होगा तो आप देखते हैं कि आर्द्रता बढ़ जाती है और तापमान में उतार चढ़ाव काफ़ी होने लगता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव, मतलब जिसको हम लोग कुप्रभाव कहें, तो काफ़ी पड़ता है पशुधन में, जिसके कारण पशु में जो उत्पादन है उसमें कमी जाती है। दूसरी बात है कि आंतरिक जो रोग
से लड़ने की जो क्षमता है वो उसमें भी कमी आ जाती है। तो उसमें पशुपालकों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके अगर हम लोग देखें रख रखाव के संबंध में, उसका प्रबंधन का देखें, तो सबसे पहले देखना चाहिए कि जो बरसात से पहले मतलब मानसून आने से पहले ही उसमें खास रख रखाव का ध्यान देना चाहिए। जो पशुबाड़ा है चाहे गौशाला है उसको उचित स्थान मतलब ऊंची जगह पे बनाना चाहिए। दूसरा है कि अगर खिड़की अगर टूटे हुए हैं तो उसको मरम्मत करा देना चाहिए। छत जो है टूट गया है उसको भी मरम्मत करा देना चाहिए। और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जिसमें कि पुआल फूस का छत बनाते हैं उसको बहुत ही आवश्यक रूप से प्लास्टिक का चादर से ढकना चाहिए, जिससे कि पानी टपके नहीं और फर्श जो है गीला नहीं हो। दूसरा, अगर व्यावसायिक रूप से जो पशुपालन कर रहे हैं उसको भी छत का ध्यान देना चाहिए। अगर फर्श गीला है या तो टूटी फूटी है तब पशु को बहुत तकलीफ़ होता है और उसमें जो उत्पादन की क्षमता वो घट जाती है। तो फर्श को भी हम लोग मरम्मत कर दें और जो टूटी फूटी है उसको हम लोग सीमेंट से अथवा चूना से उसको समतल कर दें। दूसरी बात है कि जो दीवार है जो दरारें पड़ जाती है उसको भी हम लोग मरम्मत करा दें और कम से कम 2-3 दिन के अंतराल में पशु बाड़े से सभी पशुओं को निकाल देना चाहिए 1 घंटा के लिए। और 1 घंटा में किसी ड्राम में आपको नीम की पत्ती, सिंदवार का पत्ती, तेज़पत्ता और कुछ सूखी घास को जला कर उसमें धुआं कर देना चाहिए, जिससे कि जो कीड़ा मकोड़ा है बाड़े में गौशाला में वो बाहर निकल जाए। उसके अलावा फिनाइल का, फॉर्मेलिन का भी हम लोग छिड़काव करें, चूना पानी का छिड़काव करें, तो जो भी कीड़ा मकोड़ा का प्रकोप है उस पर दूर हो जाता है। लेकिन अगर जानवर के शरीर पर होने वाले प्रभावों की अगर बात करें कि बरसात के मौसम में किस तरह का बदलाव उनके नेचर में आता है या बिहेवियर में आता है, तो किसान भाई कैसे समझें कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है स्पेशल रूप से? हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे हम बरसात के मौसम में खास करके पशु के शारीरिक उपापचय जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म करते हैं उसमें बहुत बदलाव आती है। क्योंकि आर्द्रता इतना अधिक होती है और तापमान में हमेशा उतार चढ़ाव होता है, तो शारीरिक प्रक्रिया में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब आर्द्रता अधिक बढ़ रही है तो अगर पशुशाला में अगर पंखे का प्रयोग करें तो एक उसमें आरामदेह होगा। हवादार अगर खिड़की है तो और अच्छा, खिड़की खुली रखनी चाहिए। और ख़ास करके जब बरसात हो तो पशुओं को अपने गौशाला में लाना चाहिए, क्योंकि झारखंड प्रदेश में आप देखते हैं कि गर्जन के साथ ठनका भी पड़ता है और जिसमें पशु को हानि हो जाती है, कभी कभी मृत्यु बहुत अधिक हो जाती है। और दूसरा है कि ऐसे मौसम में जो रखरखाव का अगर ध्यान दें तो मौसम पूर्वानुमान जो सलाह दी जाती है दूरदर्शन से हो, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र से हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय आदि से जो सलाह दी जाती है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और वैसे ही पशुपालकों को पशु का जो रहन सहन है, खान पान है, उस पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि बरसात के मौसम में अनावश्यक रूप से पशुओं को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। अब आपसे जानना चाहेंगे सर कि चूँकि गर्मी के मौसम में जो आहार की श्रृंखला या आहार व्यवस्था है वह अलग होती है, बरसात के मौसम में भी क्या किस तरह का बदलाव करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर जो है वो काफ़ी हो रहती है उसमें? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जो सामान्यतः समय में चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी के मौसम में है तो सूखा चारा मिल जाता है। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू हो जाती है, मानसून शुरू हो जाती है, तो खेत में देखेंगे चाहे मैदानी भागों में नए नए घास पनपते हैं और अचानक से हरे चारा का उत्पादन अधिक हो जाने से पशु भी भरपेट हरा चारा खाते हैं, जिससे क्या होता है कि अपच हो जाता है, हजमा में उसको दिक्कत होने लगती है, पाचन क्रिया जो है गड़बड़ होने लगता है और जिसमें अफरा रोग होने लगता है। तो हम लोग ये ध्यान दें कि हरा चारा को सूखे चारा के साथ मिला के हम लोग देते हैं तो दस्त जो बीमारी है वो नहीं होगा। दूसरा, अगर नया हरा चारा है उसमें देखेंगे कि लार्वा उसमें लगा हुआ रहता है, जिसमें परजीवी का जो लार्वा है काफ़ी अधिक होता है, जिसमें कई तरह के बीमारियों का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग देखेंगे जो नदी किनारे हैं चाहे जल जमा जहाँ पे है वैसे घास को हम लोग नहीं दें। और दूसरी है कि जो घास है, जो समय की घास है उसको काटे और हल्का सुखा लें। और दूसरी है कि झाड़ लें, पानी से सीधी धूप में सुखा लें मुलायम घास को। और दूसरा है कि उसको साफ़ सुथरा कर लें, चूँकि कीचड़ उसमें लगा हुआ रहता है बरसात के दिनों में। कोई तरह का घोंघा ये सब जो परजीवी रोग से फैलाव करता है, लार्वा होता है, उसको झाड़ देने से वो निकल जाएगा। और बारिश का जो
पानी है उसको भी नहीं पिलाना चाहिए, उसको साफ़ सुथरा पानी पिलाना चाहिए। इसलिए कि जो खेत में बोरिंग का हो या चपानल का हो, कुआं का हो, सब साफ़ सुथरा पानी हम लोग पिलाएं। चूँकि बरसात का जमा पानी नहीं पिलाए, उसमें यौगिक मात्रा, जो विषाक्त यौगिक मात्रा उसमें काफ़ी रहता है, जिसके कारण उसमें कई बीमारियाँ होती हैं। सामान्यतः जब रोग होता है तब पशुपालक जो है उसके इलाज के लिए भागदौड़ करते हैं। टीकाकरण कितना ज़रूरी है, या बरसात के पूर्व किस तरह का टीका जो है जानवरों को लगाना चाहिए कि भविष्य में उनके जानवरों को किसी तरह की परेशानी ना हो? बिल्कुल, खास करके पशुपालक भाई ध्यान दे, वर्षा पूर्व टीकाकरण आवश्यक है, चूँकि कई बड़ी बीमारियां बरसात के दौरान मौसम में होती हैं, जिसमें काफ़ी नुकसान होती है और आर्थिक नुकसान काफ़ी होती है। तो खास करके पशुपालक गला घोटू का, ब्लैक क्वार्टर का, खुरा चपका का टीकाकरण अवश्य कराएं। और इसमें सरकारी अस्पताल से मुफ्त मिलता है, और या तो फिर पशु चिकित्सक की मदद से यह सब टीका आप आराम से करा सकते हैं। खास करके जो बकरी पालक हैं उसमें PPR का टीका जरूर कराएं। सुकर पालक है तो उसमें स्वाइन फीवर का टीका अवश्य कराएं। इंट्रोटॉक्सिमिया का टीकाकरण जरूर कराएं। उसके अलावे जो पशु खेत खलियान के काम में ला रहे, खेती बाड़ी के काम में ला रहे हैं, तो उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और साफ़ सुथरा रखने के लिए घरेलू उपाय, हल्दी की पानी, नीम का पानी से उसका पैर को धोएं, चूँकि कीचड़ में सना हुआ पैर में अल्सर होने का खतरा ज़्यादा होता है। और ख़ास करके ये ध्यान देना है कि जो चर्म रोग है, इसमें काफ़ी बरसात के दिनों में कीड़े मकोड़े, विषैला कीड़ा मकोड़ा का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है, परजीवियों का ज़्यादा पड़ जाता है। तो कृमिनाशक दवा पशु चिकित्सक शाला में देना चाहिए। दूसरा है कि कीटनाशी का भी पशुशाला में प्रयोग करना चाहिए हर एक 2-3 दिन के अंतराल में, जिससे कि कीड़े मकोड़े का प्रभाव नहीं हो। विषाक्त जो जंतु हैं पशुशाला में आ जाते हैं, उसका भी दुष्प्रभाव से रोका जा सकता है। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया है कि बरसात से पहले पशुओं के आवास में किस तरह का बदलाव करना चाहिए, और बरसात के शुरुआती दौर में उनके आहार में, उनके व्यवहार में कैसे नियंत्रण रखना चाहिए, और साथ साथ उनकी देखभाल करनी चाहिए। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़े इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। बस इस पर आप अमल कीजिए, तभी हमारी मेहनत सवारत होंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता लिख डालिए। अगर आपके पास कोई समस्या है या फिर आप कुछ हमें बताना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस पते की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।